Very good morning all of you. I am Dr. Manju Takshayak. Welcome you all on our YouTube channel The Learning with Fun. इस वीडियो में हम देख रहे हैं हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो अब वो एक्टिविटीज अभी तक जो आपने एक्टिविटीज जितनी भी स्टडी की हैं, आपने क्या देखा कि मेटल जो है रिएक्ट करता है विद अ नंबर ऑफ रिएजेंट्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेटल जो है इतने तरीके से इतने सारे रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट कैसे करता है, व्हाई डू मेटल्स रिएक्ट इन दिस मैनर। तो अब आप रिकॉल कीजिए कि आपने क्लास 9th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा होगा कि एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आपने नोबल गैसेस के बारे में पढ़ा होगा जिनका जो वैलेंस सेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज कंप्लीटली फिल्ड। सो वहां पे जो नोबल गैसेस होते हैं, क्योंकि दे हैव कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल, तो वो जो उनकी केमिकल एक्टिविटी है वो बहुत ही लिटिल होती है और हम यूं कहते हैं कि दे आर इनर्ट इन नेचर। इनर्ट मतलब जो रिएक्टिव नहीं होते हैं। सो वी देयरफॉर एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स एज ए टेंडेंसी टू अटेन ए कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल, यानी कि जिनका वैलेंस सेल कंप्लीटली फिल्ड है उनकी रिएक्टिविटी नहीं होती है, यानी कि बहुत ही लिटिल रिएक्टिविटी होती है, या हम उनको इनर्ट बोलते हैं। तो अब हम मेटल के रिएक्टिविटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी क्या है। तो जो हम एक्सप्लेन करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट इज अ टेंडेंसी टू अटेन ए कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। जो वैलेंस सेल को कंप्लीटली फिल्ड करने के लिए जो उस मेटल की एलिमेंट की जो टेंडेंसी है दैट इज नोन एज रिएक्टिविटी ऑफ दैट एलिमेंट्स। अब हम कुछ नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं और कुछ मेटल के और नॉन मेटल के। तो यहाँ पे हम टेबल 3.3 देखेंगे। ये देखिए, ये आपके पास कॉलम फर्स्ट में टाइप्स ऑफ एलिमेंट दिए हैं। ये इनका एलिमेंट का आपका नाम है, एटॉमिक नंबर क्या है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर जो पहली सेल होती है, जिनमें मतलब न्यूक्लियस के बाहर आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो जो पहली सेल है उसका के नाम है, सेकेंड एल, थर्ड एम और फोर्थ एन। दीज आर द नंबर ऑफ सेल्स अराउंड रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अगर हम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम नोबल गैसेस देखें जिनका आपका जो आउटर मोस्ट सेल है, जो है वैलेंस सेल जिसको हम बोलते हैं, दैट इज कंप्लीटली फिल्ड। हीलियम की बात करें, आउटर मोस्ट सेल में 2 होते हैं, यानी कि जो पहला सेल है के सेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। नियोन, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 8, यानी कि आपका के और एल सेल कंप्लीटली फिल्ड है। आर्गन की बात करें, 18 एटॉमिक नंबर आर्गन का है 18, 2 8 8, यानी कि जो पहली 3 सेल हैं के एल एम, दे आर कंप्लीटली फिल्ड। अब बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स में अगर हम सोडियम देखें, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे 281। तो अगर यहाँ पे जो एम सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से अगर एम सेल से सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, लूज कर देता है, तो इसकी बचेंगी सेल के और एल, तो कंप्लीट फिल्ड वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। किसका आ जाएगा? सोडियम आयन का, क्योंकि अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, तो टोटल जो चार्ज रहेगा सोडियम के ऊपर +1 चार्ज रहेगा, तो सोडियम आयन का 2 8 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881। कैल्शियम का है 2882। वहीं कुछ नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं, जैसे क्लोरीन का देखेंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 287, यानी कि जो एम सेल है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, लेकिन अगर एम सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड होता। तो क्लोरीन क्या टेंडेंसी रखेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्वायर कर ले, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। तो ये क्लोरीन की क्या हुई? ये इसकी रिएक्टिविटी हुई टू अटेन द 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन। अब हम यहाँ पे और अच्छे से समझते हैं इस रिएक्टिविटी को, इस एक्टिविटी को करना क्या है। आप यहाँ पे टेबल 3.3 अभी हमने देखी, तो हमने क्या देखा
कि सोडियम एटम के पास इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर ये m सेल से अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, then its L cell now become outermost cell and that has a stable octet। आप फिर से एक बार देखिए, यहाँ पे है, हम बात कर रहे हैं सोडियम की। सोडियम के पास जो m सेल है, आउटरमोस्ट शेल m है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर सोडियम अपना ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, तो अब आउटरमोस्ट शेल क्या हो गई, L सेल, जो कि अभी आपका स्टेबल ऑक्टेट रहेगा 2,8 का। तो अगर न्यूक्लियस जो एटम का, किस एटम का हम बात कर रहे हैं, सोडियम एटम का, दैट हैज 11 प्रोटॉन, लेकिन अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 हो जाएंगे। तो नेट पॉजिटिव चार्ज कितना आ जाएगा, 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन्स के ऊपर आपका प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो 11 प्लस चार्ज और 10 माइनस चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, +1। तो +1 चार्ज आपका किस पे आ गया, सोडियम का। तो ये एक जो पॉजिटिव चार्ज है, ये सोडियम को क्या बना देगा, सोडियम कैटायन, जिसको हम Na+ से लिखेंगे। दूसरी तरफ अगर हम क्लोरीन का देखें, तो क्लोरीन में हमने अभी देखा, इसके पास आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोरीन का आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक्वायर कर लेता है, तो इसका जो आउटरमोस्ट शेल है वो कंप्लीट ऑक्टेट हो जाएगा। इफ क्लोरीन रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, यदि हम सोडियम और क्लोरीन को आपस में रिएक्ट करवा दें, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द सोडियम कुड बी टेकन अप बाय क्लोरीन, क्योंकि सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो अगर सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन करवा दें, ये देखिए सोडियम के पास 281 है, सोडियम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो सोडियम कैटायन बनेगा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8, तो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। क्लोरीन, क्लोरीन का जो 2,8,7 कॉन्फ़िगरेशन है, अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,8, क्लोराइड एनायन बन जाएगा। तो अगर दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाती है, यहाँ पे हम देखें, क्रॉस से क्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं और डॉट से सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं। तो अगर सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो दोनों के ऑक्टेट जो है स्टेबल होंगे, आउटर मोस्ट ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, if sodium and chlorine were to react, the electron lost by sodium could be taken up by the chlorine. After gaining an electron, chlorine atom gets a unit negative charge because nucleus के अंदर 17 प्रोटॉन है और पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए इन इट्स K, L एंड M शेल। अब इलेक्ट्रॉन 18, प्रोटॉन 17, तो नेट चार्ज कितना होगा, -1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। This gives us a chloride anion. So both these elements can have a give and take relationship between them. वो हमने अभी अभी देखा, तो ये इससे हमारा क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे सोडियम एंड क्लोराइड आयंस जो है ये अपोजिटली चार्ज हैं, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सो दे अट्रैक्ट ईच अदर and held by strong electrostatic forces of attraction to exist as sodium chloride। क्योंकि यहाँ पे अपोजिटली चार्ज आयन होने की वजह से इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट विल बी स्ट्रॉन्ग। सो इट शुड बी नोटेड दैट sodium chloride does not exist as a molecule but aggregates of the oppositely charged ions। जो सोडियम क्लोराइड है वो आपका इस तरीके से एग्जिस्ट करता है कि सोडियम आयन, कैटायन और क्लोराइड एनायन। अब हम एक और आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन को देख लेते हैं। चलिए समझते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन को। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या होगा कि मैग्नीशियम आपका क्या देगा, मैग्नीशियम कैटायन Mg2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8,2। तो अगर मैग्नीशियम अपने आउटर मोस्ट शेल से ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो मैग्नीशियम के पास क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन 2,8, ये एक स्टेबल ऑक्टेट होगा, तो मैग्नीशियम कैटायन बना। वहीं क्लोरीन का हमने देखा है कि 2,8,7 है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो क्लोराइड आयन बनेगा, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,8 जो कि स्टेबल ऑक्टेट होगा। तो अब हम देख लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन। ये है हमारा मैग्नीशियम जिसके पास है 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, किससे, जो मतलब आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये है हमारा क्लोरीन जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है।
ये हमारा दूसरा क्लोरीन जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इस क्लोरीन को भी 1 चाहिए और इस क्लोरीन को भी 1 चाहिए। मैग्नीशियम के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले क्लोरीन को दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले क्लोरीन को दे देता है। अब क्योंकि मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं तो मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना ज्यादा हो जाएगा, 2 प्लस चार्ज ज्यादा हो जाएगा। अब क्योंकि एक क्लोराइड आयन एक नेगेटिव चार्ज ले रहा है तो क्लोराइड आयन के ऊपर हम नेगेटिव चार्ज दिखाएंगे और टोटल कितने क्लोराइड आयन हैं, 2 क्लोराइड आयन हैं। तो ब्रैकेट के बाहर हम यहाँ पे एज ए सबस्क्रिप्ट 2 लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन हैं। So compounds formed in this manner by the transfer of the electrons from a metal to a non-metal, they are known as ionic compound। तो आपका जो NaCl हुआ, MgCl2 हुआ, इन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। कुछ और कंपाउंड्स के नाम भी आप बता सकते हैं। अच्छा, अब ये बताइए जो MgCl2 है इसमें आप कैटायन किसे बोलेंगे, एनायन किसे बोलेंगे। ऑब्वियसली जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं कैटायन और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं एनायन। तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, मैग्नीशियम के ऊपर, तो मैग्नीशियम आपका क्या हो गया, कैटायन, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव कैटायन। क्लोरीन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो क्लोरीन माइनस क्या हो गया आपका एनायन। अब हम देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन हमने देखा, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम परफॉर्म करेंगे एक्टिविटी 3.13। इसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ आयनिक कंपाउंड्स के सैंपल लेने हैं, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, बेरियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, कोई भी सॉल्ट आपकी साइंस लेबोरेटरी में जो अवेलेबल हो वो आपको लेने हैं। सबसे पहले आपको क्या ऑब्जर्व करना है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दीज सॉल्ट्स, यानी कि इनका अपीयरेंस क्या है, किस फॉर्म में है। उसके बाद आपको स्मॉल अमाउंट में सैंपल लेना है एक स्पैचुला के ऊपर। आपने एक मेटल स्पैचुला लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर आप स्मॉल अमाउंट में सैंपल लेंगे, जो भी आपने सोडियम क्लोराइड लिया या पोटेशियम आयोडाइड लिया, जो भी आपके आयनिक कंपाउंड है, जो भी आपने सॉल्ट लिया है, उसके बाद आप इसको फ्लेम के साथ डायरेक्टली हीट कर रहे हैं। ये बर्नर है, ये बर्नर का फ्लेम है, ये आपका स्पैचुला के अंदर आपने सॉल्ट लिया है, आप इसको डायरेक्टली हीट करेंगे। तो आपको ये बाकी के जो सैंपल्स हैं उनके साथ भी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, डिड द सैंपल इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम, क्या फ्लेम का कलर चेंज हो रहा है, क्या ये कंपाउंड मेल्ट हो रहे हैं, ये सब आपको ऑब्जर्व करना है। क्या आपका जो सैंपल है वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो रहा है, क्या आपका सैंपल पेट्रोल और केरोसिन में डिजोल्व हो रहा है, आर दे सोल्यूबल और नॉट सोल्यूबल। उसके बाद क्या वो आपके कंडक्टिविटी को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो वो समझने के लिए यहाँ पे जो फिगर 3.8 में दिखाया है कि टेस्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्ट सॉल्यूशन, आपको एक सर्किट बनाना है। इसमें आप क्या करेंगे कि इंसर्ट द इलेक्ट्रोड्स इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ वन सॉल्ट, या आपने जैसे मान लो आपने NaCl लिया, NaCl को वाटर के अंदर डिजोल्व करके आपने ये एक सॉल्यूशन बना लिया जिसको हम बोलेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन। इसके अंदर आपने 2 इलेक्ट्रोड रखे हैं, एक कैथोड और एक एनोड, दोनों को कनेक्ट किया है बैटरी से, बल्ब से और स्विच से। ये आपका ग्रेफाइट रोड एज ए इलेक्ट्रोड आपका यूज आपने किया है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, टेस्ट द अदर सॉल्ट सॉल्यूशन टू, यानी कि एक बार आपने NaCl सॉल्यूशन लिया, उसके बाद आप मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन ले सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ले सकते हैं। यानी कि आपको ये टेस्ट किस लिए करना है, आपको ये टेस्ट इसलिए करना है कि आपके सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी पास होती है या नहीं। अब इतनी सारी एक्टिविटीज करने के बाद व्हाट इज योर इन्फेरेंस अबाउट द नेचर ऑफ दीज कंपाउंड्स, इनके बारे में आप क्या कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं टेबल 3.4 जो आपका दिखाती है मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स फॉर डिफरेंट आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे नेम ऑफ आयनिक कंपाउंड है, आप NaCl का लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट है 1074 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट है 1686 केल्विन, यानी कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आयंस हैं इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज वेरी हाई। लिथियम क्लोराइड का आप देखिए 887 मेल्टिंग पॉइंट, 1600 बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या क्लियर हो रहा है, जितने भी आप ये आयनिक कंपाउंड देख रहे हैं इन सब का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। तो इसका मतलब
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज आयन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और आप क्या देखेंगे, आपने कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की होंगी, उन जनरल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स की जनरल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल नेचर की। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं दे आर सॉलिड्स एंड समवट हार्ड। सॉलिड इन नेचर, आप NaCl देखे होंगे सॉलिड होता है, आप कैल्शियम क्लोराइड देखे होंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड देखे होंगे, दे आर सॉलिड बट समवट हार्ड। हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में, आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होती है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ये जो कंपाउंड्स हैं दे आर जनरली ब्रिटल एंड जब इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो दे ब्रेक इनटू पीसेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो अभी अभी हमने टेबल 3.4 में देखा था कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। क्योंकि इनके आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाई है, तो वो जो बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए लार्ज अमाउंट में एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक अट्रैक्शन, इसलिए उनको आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोल्युबिलिटी की। जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स हैं दे आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन सोलवेंट, जैसे कैरोसिन और पेट्रोल हैं। यानी कि आपने, जैसे हमारा NaCl है, आप NaCl मैंने बताया कि जो घरों में हम कॉमन सॉल्ट, खाने वाला नमक यूज करते हैं, दैट इज NaCl। उसको आप वाटर में डिजोल्व करेंगे, इजीली डिजोल्व हो जाता है, लेकिन वही उसको आप कैरोसिन और पेट्रोल में डिजोल्व करके देखिए, डिजोल्व नहीं होगा। तो जो आपके इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स हैं दे आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन कैरोसिन एंड पेट्रोल, ये भी आपसे पूछा था। नेक्स्ट है कंडक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अब ये देखिए, द कंडक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं तो इट मींस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो अगर मान लो आपका आयनिक कंपाउंड है सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि आपने मान लो NaCl को वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया, जब आप उसको डिजोल्व करोगे तो आपका आयंस प्रेजेंट होंगे वाटर के अंदर, यानी कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। और जब अपोजिटली जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो क्या हुआ कि करंट पास हो रहा है। व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयंस, ये आपको समझ में आ गया कि मान लो वाटर के अंदर आपने NaCl डिजोल्व किया तो उसके अंदर सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है। अब क्या होगा कि ये जो आयंस हैं ये जो अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स हैं उनकी तरफ मूव करेंगे जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास की जाती है। यानी कि जो आपका सॉल्यूशन है उसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये जो आयंस हैं ये अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे। आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी because movement of ions in solid is not possible due to their rigid structure। जब solid है, ध्यान रखें, आयनिक कंपाउंड अगर आपका solid state में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि solid के केस में आपके आयंस बिखरे हुए नहीं हैं, आयंस जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रिजिड स्ट्रक्चर है। बट आयनिक कंपाउंड अगर वो मोल्टन स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, देन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज पॉसिबल इन मोल्टन स्टेट since the electrostatic force of attraction between oppositely charged ions are overcome due to heat। हुआ क्या, मोल्टन स्टेट में कब जाएगा, जब आप उसको हीट दे रहे हैं, और हीट आपने इतनी ज्यादा दी कि जो आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उससे हीट ज्यादा होगी, तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करेगी, आपके आयंस जो है मूव करने के लिए फ्री होंगे। तो अगर आपके आयंस फ्री होंगे तो देन दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।